तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनिशियल इंटरव्यू से पहले जो आपका एसे लिखवाया जाता है वो क्यों लिखवाया जाता है और आपने कैसे अच्छी तरह वो लिख लेंगे अपनी वीडियो की तरफ। तो ये एसे राइटिंग आपकी होती कब है? तो एसे राइटिंग आपकी इनिशियल इंटरव्यू से कुछ देर पहले होती है, जब आप इनिशियल इंटरव्यू का फॉर्म जो है वो फिल करते हैं। वो उस फॉर्म में आपकी पर्सनल बायोडाटा वगैरह होती है, तो वो इजी है उस पर वीडियो बनाना। मैंने गवारा ना किया। तो अब एसे राइटिंग के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इससे जो है वो क्यों लिखवाया जाता है इंटरव्यू से पहले? तो इसका आंसर ये है कि ये एक टूल है आपकी पर्सनालिटी को असेस करने के लिए। ये साइकोलॉजिकल जो है वो ऐसे समझ लें कि टेस्ट है। मतलब जो इंटरव्यूअर है आपका, जो इंटरव्यू लेगा, अगर उसे हम आपको दिखाएं नहीं, आपका इंटरव्यू ले ही नहीं, सिर्फ आपका वो ऐसे जो आपने लिखा है वो अगर पढ़े, तो वो सिर्फ ऐसे से आपको जज कर सकता है कि आपकी किस तरह की पर्सनालिटी है। ठीक है, तो मतलब ऐसे राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। और जब ऐसे आप लिखें तो अपने खुद के आइडियाज़, ओरिजिनल आइडियाज़ और पॉजिटिवली जो है वो लिखें। ठीक है, किसी दूसरे का ऐसे रट्टा ना लगाएं, अपना लिख के वो रट्टा लगा सकते हैं आप, बट किसी और का नहीं। ठीक, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ऐसे किस तरह लिखें। आप टेंशन ना लें कि ये कौन सी बला है, कुछ नहीं होता। तो गुड ऐसे के इंग्रेडिएंट्स पे बात करेंगे। ऐसे लिखना एक आर्ट है, एक हुनर है। ये ऐसे लिखना सबकी बात नहीं, और आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि कोई भी आर्ट हो, हुनर हो, वो हम प्रैक्टिस करने से उसमें बेहतर हो जाते हैं। प्रैक्टिस करने से हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आर्ट है, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम सीख लेंगे। ये कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला ऐसे का इंग्रेडिएंट होता है ग्रामर। ग्रामर आपकी जितनी अच्छी होगी उतना आपका ऐसे जो है अच्छा होगा। ऐसे में क्लैरिटी आएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, मतलब आपकी प्रेपोजिशंस ठीक होनी चाहिए। आप जो टेंस में बात कर रहे हो तो वो टेंस वैसा ही चलना चाहिए। ठीक है, आप ट्रैक से जो है इधर उधर ना चले जाएं। और उसके अलावा पंक्चुएशंस भी आपकी थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद स्पेलिंग का जो है आता है एक बहुत बड़ा किरदार। स्टूडेंट्स जो स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देते, पर स्पेलिंग्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। स्पेलिंग्स जो है वो बहुत मैटर करती हैं। ठीक, तो थर्ड जो है वो इसका इंग्रेडिएंट है क्लैरिटी। आपके ऐसे में क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब जो आप बात कर रहे हो वो इंटरव्यूअर को समझ आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप शीप पर ऐसे लिख रहे हैं तो आप उस पर सारा कुछ बताएंगे ऊपर से, और स्मिथ में चलेंगे। ठीक है, एक लाइन के साथ एक लाइन बनाएंगे आप ऊपर से कि शीप को जो है वो 2 आँखें होती हैं, 2 नॉस्ट्रल्स होती हैं। ठीक है, कान होते हैं, गर्दन होती है, 4 टांगें होती हैं, और ये गोट की तरह जो है उसकी तरह दिखती है, उसकी साइज़ की होती है, और इसको बाल होते हैं जिसको ओट कहते हैं इंग्लिश में, इसको बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक, आप ऐसे ना हो कि जो शीप है उसकी 2 आँखें होती है, एक पूँछ होती है। ठीक है, और वो कुत्ते की तरह दिखती है। ठीक है, उसके 2 पाँव होते हैं। इस तरह की आपने बात नहीं करनी, एक समझ में चलना है, एक लाइन बनानी है आपने, और इस तरह आपने लिखना है ऐसे कि अगर इंटरव्यूअर को शीप के बारे में पता ना हो कि शीप कौन सा जानवर होता है, अगर वो आपका ऐसे पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि इस तरह का जानवर होता है। ठीक है, तो कोहेजन एंड कोहेरेंस जो है वो आपके ऐसे में होनी चाहिए। ये भी एक इंग्रेडिएंट है। कोहेजन एंड कोहेरेंस हम उसे कहते हैं कि आइडियाज़ आपके एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों। ऐसा ना हो कि आपने पहले बात की कि घर पर एक दूध का गिलास जो है वो पड़ा था, और बिल्ली जो है वो अपना मुंह साफ़ करते हुए चली गई। अब मुंह साफ़ करते हुए घर से कैसे चली गई? बीच में यहाँ पर एक सेंटेंस होना चाहिए था कि उसने बिल्ली ने जो है वो दूध पिया। ठीक है, और वही आप सेंटेंस अगर आप लास्ट में लगा देंगे तो एक मीनिंग नहीं बनती, एक सेंस नहीं बनता। इसको कोहेजन एंड कोहेरेंस कहते हैं। इस तरह आप जो है वो बेटर इसमें क्लैरिटी ला सकते हैं अपने हिस्से में। उसके बाद पैराग्राफ स्किल्स। अगर आपको पैराग्राफ लिखना नहीं आता तो आपका ऐसे आपको ऑटोमेटिकली लिखना नहीं आएगा। जब आप की स्पेलिंग ठीक नहीं होती, आपके वर्ड्स ठीक नहीं होते, इसका मतलब ये होता है कि आपके लेटर्स जो हैं, ABC अल्फ़ाबेट जो है वो आपकी अच्छी तरह से आपने उस पर आपको अबूर हासिल नहीं है। ठीक है, उस पर आपको ग्रिप हासिल नहीं है। जब आपके सेंटेंसेस करेक्ट नहीं होंगे, इसका मतलब है आपके वर्ड्स जो हैं वो कच्चे हैं। अगर आपके पैराग्राफ सही नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि आपके सेंटेंसेस जो हैं वो सही नहीं हैं। इसी हिसाब से अगर आपका जो है वो ऐसे ठीक नहीं होगा तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि आपका पैराग्राफ जो है वो ठीक नहीं है। पैराग्राफ लिखना एक स्किल होता है। ठीक,
उस पर भी आगे चल के बात करते हैं। अब व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ योर एसे, एसे की लेंथ क्या होनी चाहिए जो आप लिखेंगे। एसे की बहुत सारी लेंथ्स होती हैं। एक स्कूल एसेज होते हैं जो 120 to 250 वर्ड्स के होते हैं। उसके बाद कॉलेज एसेज आते हैं जो 1200 से लेकर 1500 वर्ड्स के होते हैं। फिर यूनिवर्सिटी एसेज आते हैं या थीसिस ऐसे भी जिनको कहते हैं, वो 2500 से 3000 वर्ड्स के एसेज होते हैं। पर आपने जो लिखने हैं वो स्कूल एसेज लिखने हैं, वहाँ पर 120 वर्ड्स लेकर 250 वर्ड्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज बनते हैं ये, ठीक है, वरना 2.5 पेज आप बना दें। तो इसमें आपने करना क्या है, स्ट्रक्चर आपके एसे का क्या होना चाहिए। सबसे पहले पेपर आप पे आपने लिखना है ऊपर टाइटल एसे का, जो भी आपका एसे मिला है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है उसका इंट्रोडक्शन, पहला पैराग्राफ जो होगा आपका इंट्रोडक्शन का होगा। मतलब जो भी आपका टॉपिक होगा उसको आपने इंट्रोड्यूस करना है, मतलब उसको आप किस तरह आगे बयान करेंगे वो चीज़ आपने बतानी है। और जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, तो इंट्रोडक्शन आपने बेस्ट देना है। कोशिश करें इंट्रोडक्शन बेस्ट दें, किसी कोटेशन से शुरू करें, ठीक है, किसी एक कहावत से शुरू करें। और कुछ भी आपको नहीं मिल रहा, जनरली टॉपिक के बारे में आपको क्या नॉलेज है वहाँ से शुरू करें, शुरू से। वो आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ 3 लाइन से 4 लाइन्स का होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि आप ऐसे जो लिख रहे हैं वो 250 वर्ड्स का लिख रहे हैं, ज़्यादा बड़ा ऐसे नहीं लिख रहे। ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन्स का जो है वो इंट्रोडक्शन लिखते हैं। उसके बाद बॉडी के पैराग्राफ्स लिखेंगे आप, 2 कम से कम 2 होने चाहिए बॉडी के पैराग्राफ्स, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ्स मतलब आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसको, इंट्रोडक्शन को सपोर्टिंग जो पॉइंट्स देंगे आप, एग्जांपल्स देंगे, एविडेंस देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने बात की कि CPEC को जो है वो ये चैलेंजेस हैं, आपने इंट्रोडक्शन में बात की, ठीक। अब बॉडी पैराग्राफ में आप वो बताएंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और आपके पास एविडेंस क्या है कि ये चैलेंजेस हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। कुछ आप रेफरेंसेस दे सकते हैं न्यूज़पेपर्स के, बुक्स के, किताबों के। कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं कि ऐसे हमारी जो है वो एनिमिटी है फ़लाँ मुल्कों के साथ और वो ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बॉडी पैराग्राफ्स आपके 2 से 3 होने चाहिए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5, क्योंकि आपका ऐसे की वर्ड लेंथ जो है वो छोटी है, इसलिए कम आपने लिखनी है। हर एक पैराग्राफ में 5 लाइन्स होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। समझ आ रही है बात। और लास्ट पैराग्राफ आपने कंक्लूजन का लिखना है, ठीक है। जो आपने इंट्रोडक्शन में पॉइंट लिया था, इंस्टेंस लिया था टॉपिक के बारे में, वही इंस्टेंस आपने कंक्लूजन में प्रूव करना है। मतलब सारे बॉडी पैराग्राफ्स में आपने वो प्रूव करते आना है और कंक्लूजन लास्ट निकालना है कि ये बात दुरुस्त है, आपने दुरुस्त लिखी है, ठीक है। हैंस प्रूव जिस तरह मैथमेटिक्स में होता है उधर आपने क्लियरली नहीं लिखना है हैंस प्रूव, पर आपने कंक्लूजन का एक पैराग्राफ बनाना है। टोटल आपके 5 पैराग्राफ होने चाहिए, 4 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 पैराग्राफ्स होने चाहिए। ये आपका बेस्ट ऐसे बन जाएगा। फिर अब आपको स्ट्रक्चर ऐसे का पता चल गया, ऐसे के इंग्रेडिएंट्स पता चल गए, ठीक है। अब आते हैं कि ऐसे के टॉपिक्स जो हैं वो वहाँ पर इंटरव्यू, इनिशियल इंटरव्यू से पहले कौन कौन से होंगे जिन पर आप तैयारी करके जाएं। तो एक अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ लाइफ, ये आपका ऐसे आ सकता है वहाँ पर, ठीक है। अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ लाइफ, आपके ऐसा कोई वाक़या ज़िंदगी में ज़रूर होगा जो आप नहीं भूल सकते कभी भी। मिसाल के तौर पर आपके मार्क्स अच्छे आए थे बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है। आपने कोई स्पोर्ट्स में कोई ट्रॉफ़ी वगैरह जीती थी, आपने कुछ इनिशियल टेस्ट पास कर दी थी PM लॉन्ग कोर्स 148 की, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट होगा, ठीक है। उस पर आप प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद व्हाट इफ़ यू आर नॉट रिकमेंडेड, अगर वो आपको इंटरव्यूअर फेल कर देता है, नॉट रिकमेंड कर देता है SSB के लिए, तो आप क्या करेंगे, ये ऐसे आपका है। तो इसमें आपने पॉजिटिव रहना है, ऐसा नहीं करना कि मैं छोड़ दूंगा आर्मी का पैशन और किसी दूसरी जगह अप्लाई नहीं है। आप अगर नॉट रिकमेंड हो जाते हैं तो आप दोबारा अप्लाई करेंगे, फिर से नॉट रिकमेंड हो जाते हैं तो फिर से दोबारा अप्लाई करेंगे, ठीक है। और व्हाट इफ़ यू आर रिकमेंडेड, अगर आप रिकमेंड हो जाते तो आप ISSB के लिए जो है वो तैयारी करेंगे और ISSB के लिए जो है वो पुरज़म रहेंगे कि आप क्वालिफाई कर लेंगे। दूसरा ऐसे एक्सपेक्टेड जो है कि व्हाट योर पेरेंट्स, या आपके वालिदैन, या आपके टीचर्स, या आपके दोस्त, या आपके दुश्मन, इनमें से कोई एक आएगा वहाँ पर, सारे नहीं आएंगे इस तरह, ठीक है, कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपने यहाँ पर जो ऐसे लिखना है, तो आप जहन में सोचेंगे कि अगर आपके पेरेंट्स हों तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपने लिखना है। अगर आप टीचर्स हैं आपके, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसमें आपने नेगेटिव नहीं करना कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, नहीं, आपने पॉजिटिवली रहना है कि वो आपकी तारीफ़ ही करते हैं।
और दूसरा ऐसे ये आ सकता है कि व्हाट वुड यू डू इफ़ आई लेंड यू 1 मिलियन, अगर आपको 1 मिलियन रुपीज़ दिए जाएँ तो आप क्या करेंगे। और अभी जो रिसेंट चेंजेस आई हैं करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आपको आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी, उन टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए थे वो टॉपिक्स उन सारों पर भी ऐसे आ सकता है। उनमें से कुछ यहाँ पर लिखे हैं मैंने, कश्मीर या फ़लस्तीन इशू पर आ सकता है। इसके अलावा मुल्क के अंदरूनी जो इशूज़ हैं, वाटर क्राइसिस हैं और सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस हैं, ठीक है, इस तरह के बॉर्डर क्राइसिस हैं, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स हैं, इन पर आप कैसे आ सकते हैं। और सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चंस आजकल आईएसएसबी में भी मुतारफ़ हुए हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि वो भी आ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर कि आप जो है और आपका दोस्त जो है वो दोनों आईएसएस भी देने गए हैं और दोनों रिकमेंड होने के काबिल हैं, ठीक है। आपका दोस्त आप गरीब है और वो डिज़र्विंग है फॉर द जॉब, ठीक है, उसको मतलब ज़रूरत है जॉब की, पर आप भी क्वालिफाइड हो, हमें रिकमेंड करना है किसी एक बंदे को, आप क्या करेंगे। तो ये ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं आपकी, तो उस पर भी आपने ऐसे लिखना होगा। तो ये थे आपके एक्सपेक्टेड टॉपिक्स।